सो इट्स ऑल अबाउट कि उस टाइम के हालात कैसे थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी चीजों को लेके, अपने पार्टनर को लेके। अगर उस टाइम की चीजें आपने पॉजिटिवली एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल की तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उन चीजों पे आपने रिएक्ट किया तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम मतलब ये नहीं होता कि आप साथ में रह रहे हो या आप साथ में कुछ एक अपनी लेजर एक्टिविटी कर रहे हो। पति पत्नी के बीच में क्वालिटी टाइम का राइट मीनिंग होता है साथ में बैठ के एक दूसरे को सुनना और समझना, ना कि एक दूसरे को आंसर करने के लिए या ज्ञान देने के लिए सुनना। When love goes wrong, कब चीजें गलत चली जाती हैं, इसको हम आगे समझते हैं with so many stories। सबसे पहले कम्युनिकेशन बैरियर किस तरीके से आपके रिश्ते को स्पॉइल करता है। एक दिन राहुल और उसकी वाइफ प्रिया बैठे हुए थे, दोनों बहुत अच्छे मूड में थे। सो राहुल ने अपनी एक फीलिंग्स और अपनी एक डिजायर प्रिया को बहुत ही कैजुअल वे में बोली कि अच्छा होता है कि हम थोड़ा टाइम और साथ में स्पेंड करते। इसने बहुत ही कैजुअल तरीके से ऐसे चलते फिरते बोल दिया अच्छा हुआ हम और थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते। तो उसकी वाइफ को लगा कि ये बहुत ही कैजुअल तरीके से बोल रहा है। सो इसने मेरे को ये नहीं बोला कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना है। तो ऐसे ही बोल दिया अच्छा होता तो करते। तो राहुल क्या चाहता था, और टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट उसने जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स को रखा, प्रिया ने उसको गलत समझा। उसने बोला ऐसे ही बोल रहा है बट वो चाहता नहीं है, अगर वो चाहता तो मुझे बहुत अच्छे से बोलता। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। एंड राहुल की इंटेंशन कुछ और थी बट उसको बदले में मिला कुछ और। अनमेट एक्सपेक्टेशंस। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि लोग जब शादी करते हैं ना तो बहुत सारी अपने दिमाग में ना एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, रोजी रोजी ड्रीम बना लेते हैं। या थ्रू आउट द लाइफ भी होता है कि जब आपकी मैरिड लाइफ चल रही है 4 5 साल 10 साल के बाद भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं आपके पार्टनर को लेके, जब सब अच्छा चल रहा होता है। फिर ऑल ऑफ सडन आपका पार्टनर जब वो एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर पाता तो भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो अंजलि ने जब शादी की तो उसका एक ड्रीम था कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक सेपरेट अपार्टमेंट में रहेगी, उसको न्यूक्लियर फैमिली में रहना था। एंड उसको उसने ये भी एज्यूम किया कि उससे उससे होगा क्या, एक तो दोनों की इंडिपेंडेंस खराब नहीं होगी फैमिली के साथ रहने से, दूसरा दोनों बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज फैमिली मेंबर्स की इंटरफेरेंस नहीं होगी। एंड उसने ये एजम्पशन बना लिया कि इस चीज में उसके इन लॉज उसको सपोर्ट करेंगे बिना जाने बिना पूछे। जब शादी हुई तो जो राजेश की उसके हस्बैंड की जो फैमिली थी ना वो बहुत ही लाइक एक जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग थे, बहुत ही फैमिली नॉर्म्स के ऊपर चलने वाले लोग थे, कम्युनिटी या सोशल जो भी रहते हैं उन सब चीजों को वो फॉलो करते थे। बट जब अंजलि ने अपने डिसीजन को लेके बात की तो उसको डिसअपॉइंट होना पड़ा, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई, उसके पेरेंट्स उसके इन लॉज की भी हुई, उसके हस्बैंड की भी हुई। सो जब दोनों तरफ से एक ऐसी एक्सपेक्टेशन आ गई कि मुझे अलग रहना है, वो फैमिली ऐसी थी कि जो इस चीज को कभी एक्सेप्ट करती ही नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशंस खराब हुई, उधर से अंजलि की भी हुई, और दोनों के बीच में एक लाइन खिंच गई हमेशा के लिए क्योंकि वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हुई। सो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट्स थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ होते रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इनको ठीक कैसे करना है। अजम्पशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। हम ना बहुत सारी चीजें खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, उसने मेरा फोन नहीं उठाया ना पक्का कुछ गड़बड़ होगी, फोन स्विच ऑफ है ना कहीं पार्टी कर रहा है या पार्टी कर रही है। तो ऐसी ही एक स्टोरी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। विक्रम को एक दिन ऑफिस से आने से लेट हुआ, काफी लेट हुआ। जब वो घर आया तो उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो गुस्से में चिल्ला भी रही थी। क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि उसकी अजम्पशन ने उसको अपसेट कर दिया था। और विक्रम आया तो वो आते ही डिफेंसिव हुआ, उसने कॉन्फ्रंट किया मीरा से। बट मीरा का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर, उसने हर चीज को नेग्लेक्ट किया। बट विक्रम की बात को भी उसने अंडरस्टैंड नहीं किया
कि उसने उसका फोन पिक क्यों नहीं किया। मीरा को गुस्सा इस बात का है कि उसने विक्रम को कॉल किया, अपने हस्बैंड को कॉल किया, बट उसने उसका कॉल पिक नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अब जब ये चीज हुई तो उसने अपने दिमाग में अजम्पशंस बना ली कि अच्छा फोन उठाया नहीं या फोन स्विच ऑफ जानबूझ के कर दिया होगा क्योंकि वो पार्टी कर रहा है या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी के साथ घूमने गया हुआ है, कुछ भी। अपने दिमाग में वो अजम्पशन बनाती चली गई और उसका गुस्सा जो है सातवें आसमान में चला गया। और उसके अजम्पशंस की वजह से दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ना तो मीरा ने सच्चाई को समझने की कोशिश की कि थ्रू आउट द डे जब उसको इतने कॉल्स आ रहे थे उसका फोन स्विच ऑफ हो सकता है और हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो इसलिए उसका उसका फोन नहीं लिया। सो इस तरीके की assumptions अक्सर रिश्तों को खराब करती हैं। अब प्रॉब्लम इसमें वहां पे आती एक है जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं हो, आप उसके जगह पे रख के सोच ही नहीं रहे हो और आप सिर्फ अपने अब पॉइंट से अपने दिमाग से assumptions क्रिएट करते हो। यस सर। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हस्बैंड मैनेजर है, वो टूर पे गया, कंपनी है के टूर पे गया। और जाके वहां पे उसका मोबाइल जो है तो वो बैटरी डाउन थी, स्विच ऑफ हो गया। और वाइफ बार बार कॉल कर रही है और उसकी बाद में मीटिंग थी तो उसने चार्जिंग नहीं लगाया और दिन भर वो मीटिंग करके आया। फिर शाम को आया तो फोन को, फिर उसके फोन कॉल कुछ चालू हो गए, क्या हो गए, और वो फोन के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अपने काम में बिजी था। अब वाइफ ने सुबह कॉल किया, दोपहर को कॉल किया, शाम को कॉल किया, स्विच ऑफ फोन आ रहा है। वो परेशान होके वहां पे फोन की उसके होटल में जहाँ पे रुका हुआ था, उस मैनेजर को बोला, बोले कि नहीं कहाँ पे, बोले वो तो है सर यहीं पे, नहीं नहीं आप चेक करो रूम में है कि नहीं, कहाँ गए। ये सब पूरा बकरा खड़ा खड़ा कर दिया। बाद में लास्ट में क्या हुआ, वो खुद आई होटल में और वहां पे आके वहां से मतलब काफी दूर था, दूसरे सिटी में था, वहां गई सेकेंड डे। और उसने तब तक फोन चालू नहीं किया था और वहां जाके पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, सिंपल सा था। उसने क्या डाउट किया कि ये इस कुछ और चीजें हैं। अब समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल बात है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ का केस है पूरा, और बोल फोन करके बोल रहा है अरे यार पूरा बखेड़ा कर दिया, पूरा मेरा इज्जत का बैंड बजा दिया। ठीक है, क्या बात थी, छोटी सी बात थी। सामने वाला क्या कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बहुत बार अभी कुछ लोगों का ये होता है क्या है कि मेरा पार्टनर मुझे ये बोल रहा वो बोला। देखो एक बात है, अगर आपका झगड़ा चल रहा है ना, या प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना, बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है कि नहीं रहना। एक बार डिसाइड किया रहना है ना, तो फिर ऐसा काम मत करो कि नहीं रहने वाला हो। या तो अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत टॉक्सिक है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, फिर आप सेपरेट हो जाओ, फिर रहने के बारे में मत सोचो, बहुत ज्यादा है तो। लेकिन अगर वो नहीं उतना है ना, तो आपको उसके साथ रहना है तो तुरंत नहीं होगा, और वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। आपको कंसिस्टेंट काम करके बहुत सारे पैटर्न्स को ब्रेक करने होंगे, तब जाके वो होगा। और बार बार आप कंप्लेन करोगे, बार बार आप रोगे, बार बार ये करोगे, उससे ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर्स की गालियों को सुनने के लिए तैयार रहो, या उसके पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए तैयार रहो, वो जो बोल रहा है उसको सुनने के लिए तैयार हो। अदरवाइज आप बार बार उस करोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग को बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों का मेरे को 2-3 दिन में बात हुआ, कॉल आया, उसके भी चीज हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जिसको समझना है समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोलूंगा, बट बच्चों जैसा मत करो। ऐसा कर रहा है मेरा हस्बैंड, मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ छोड़ दो यार। आप एक जर्नी पे हो। आप मुझे बताओ, सिंपल सा एक बात बताता हूँ। एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, 9 मंथ के बाद डिलीवरी देती है, लेकिन 9 मंथ का प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड मंथ में क्या होता है, वोमिटिंग चालू होता है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो वो गिव अप कर देती है। चलो जाने दो, अभी क्या डिलीवरी नहीं कराना है बच्चे का, अभी तो क्या मालूम क्या होगा, खाना ही नहीं खा रहे, तकलीफ हो गया, बीच में थोड़ा बीमार पड़ गए। लेकिन सब कुछ टेक केयर करते करते लास्ट में हो जाता है ना। प्रोसेस क्या है, कोई भी अच्छी चीज जो होती है ना, बहुत सारे तकलीफों के बाद मिलती है। और आप लोग भूल जाते हो चीजों को, कोई भी चीज हो। आपने जब पढ़ाई किया, डॉक्टर बने, आपके अचानक डॉक्टर बन गए, बहुत सारे सेमेस्टर्स में नंबर कम आए, बहुत बार ऐसा हुआ कि बैक पेपर देना पड़ा, बहुत बार बहुत कुछ हुआ, लेकिन लास्ट में सब कुछ करके डॉक्टर बन गए। डॉक्टर इंजीनियर कोई भी चीज बने, कोई भी बिजनेस किया, कोई काम किया, उसमें फेल हुए तो आप रो रो के बैठ गए, चलो फेल हो गया अब नहीं करना है। फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिस दिन आप फेल्योर को एंजॉय करोगे ना,
लाइफ में फेल्योर को सीखो, फेल्योर को झेलना सीखो अपने दिमाग में। खाली सक्सेस से खुश मत हो जाओ, फेल्योर से खुश हो। जो फेल्योर से खुश हो सकता है ना, वही सक्सेस को एंजॉय कर सकता है। बहुत सारे लोग को गलत फहमी है, नहीं, सक्सेस बिना फेल्योर्स के नहीं मिल सकती है। ये अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, 2-4 दिन में हो जाऊंगा, और सक्सेस के बीच में फेल्योर आएगा। बिना फेल्योर के सक्सेस का कोई मतलब भी नहीं है। लाइफ में जब आप गिरते हो ना, तो आपको सीखना है कि उससे कैसे आगे बढ़ना है। रोना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, लेके बैठ नहीं जाना। उसके लिए क्या तरीका है, क्या सोल्यूशन पे काम करो। बहुत सारे लोग सोल्यूशन को छोड़ के प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम पे ध्यान देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि सोल्यूशन पे ध्यान देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? चैट बॉक्स में टाइप करो, प्रॉब्लम पे ध्यान देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि सोल्यूशन पे ध्यान देने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जिस पे ध्यान होगा वो बढ़ेगा। सोल्यूशन पे होगा तो सोल्यूशन आएगा, प्रॉब्लम पे होगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। ये एकदम क्लियर सी बात है। हाँ, हाउ टू रिजॉल्व इट, ये आपको सिखाया जाएगा। ये हमारे ट्रेनर, माइंड ट्रेनर, वो सिखाएंगे, तो तभी आपको होगा। वो अपने आप नहीं कर पाओगे आप। मैंने एक एग्जांपल से देना था, मैं आपको दिया। आपको समझना है कि मैं क्यों बता रहा हूं। क्योंकि देखो, आप सब मेच्योर लोग हो, सब स्मार्ट लोग हो, सब प्रोफेशनली एकदम साउंड लोग हो। तो आप अपने लाइफ में सक्सेस ऑलरेडी एक बार गेन किए हो। प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेसफुल हो, तो रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो? स्ट्रांग बनो, बी स्ट्रांग। अदरवाइज फिर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो जाओ, सबसे बेस्ट है। अगर नाटक करना है ना, बार बार नाटक करना, बार बार कंप्लेन करना ना, तो वो नाटक मत करो, सेपरेट हो जाओ। फिर आप वो माइंड ट्रेनर और ये सब करने का मतलब ही नहीं कुछ। तो करने का क्या मतलब है, आपको स्ट्रांग होकर काम करना है, कंप्लेन करने से चीजें नहीं होगी। ठीक? सो नेक्स्ट इज इमोशनल ट्रिगर्स। जब भी कभी हमारे अकॉर्डिंगली कोई चीज नहीं होती है ना, तो हमारी जो इमोशनल हमें एक ट्रिगर हो जाता है, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि इसको रिएक्ट कैसे करना है, एंड वो जल्दबाजी में बहुत ही गलत तरीके से अक्सर लोग रिएक्ट कर देते हैं। सो एक बार क्या हुआ कि प्रिया जो थी, वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली में थी, से बड़ी हुई, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल चीजों को ऐसे ओपनली या मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। तो जब ऐसे माहौल में कोई बच्चा बड़ा होता है ना, तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है, या उससे जब कोई चीज पूछी जाती है तो वो ट्रिगर हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है, उसका रिएक्शन अलग तरीके से आता है। इसके ऑपोजिट उसका जो हस्बैंड था, वो एक अलग ओपन एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ था, जहाँ पे हर एक चीज को एक दूसरे के सामने ओपनली डिस्कस किया जा रहा था। शादी के बाद जब दोनों अलग अलग माहौल से आए, तो उनके बिहेवियर पैटर्न्स भी अलग थे। कुछ इश्यूज हुए जब रोहन ने उससे बात करने के लिए किया, प्रिया से बात करने की स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, तो उस टाइम पे प्रिया बहुत ही डिफेंसिव हो गई, और उसको एक फियर आ रहा था कि उसको कहीं ना कहीं उसको जज किया जा रहा है, एंड उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये उसके खुद के इमोशंस थे प्रिया के, जो बचपन से उसके साथ ड्राइव हो रहे थे, बचपन से फैमिली के साथ, या जहाँ पे वो बड़ी हुई, जिस माहौल में हुई, तो वो इमोशंस अब जब रोहन ने वो चीजों को पूछा तो वो ट्रिगर हो गई, एंड उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही गलत तरीके से और इस तरीके से सामने आया कि जो उनके रिश्ते में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को लीड करने वाला था। सो इस तरीके से आपके जो इमोशंस अगर आज ट्रिगर हो रहे हैं ना, तो ये आज की बनी हुई चीजें नहीं है, ये बचपन से कहीं ना कहीं आपके साथ कैरी होती आ रही है। एंड आज जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो अपने पार्टनर के साथ में, जहां पे जब कोई चीजें ऐसे हाईलाइट होती हैं या बात की जा रही है, तो आप बहुत इजीली ट्रिगर हो जाते हो, एंड आपको वो ट्रिगर्स को संभालना नहीं आ रहा। Lack of empathy and understanding. Empathy is most important part of a relationship. जब तक आप एम्फेथेटिकली अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की हैबिट नहीं डालोगे ना, तब तक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। एम्फेथेटिकल एम्पैथी बिल्ड करना रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने पार्टनर की जगह पे खड़े होके सोचने की क्षमता आपके अंदर है।
आप खुद को उसकी जगह पे रख के चीजों को समझ सकते हो, फील कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। जब इस तरीके से एम्पैथेटिकली आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अमित जो था वो एक बहुत ही हायरार्किकल फैमिली से आया था, जहां पे जो डिसीजन लेंगे बड़े लेंगे, घर के बड़ों ने जो बोल दिया सो बोल दिया, बच्चों का अपना कोई डिसीजन नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। एंड इस चीज को वहां पे नाम दिया जाता था कि बड़ों के आगे बच्चे कुछ नहीं बोल सकते, बड़े जो फैसला करेंगे दैट इज राइट। आज भी बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है। बट अमित की जो वाइफ थी नेहा, वो एक ऐसी फैमिली से आई थी जहां पे बच्चों को हर डिसीजन में इक्वली इन्वॉल्व किया जा रहा था। अब आफ्टर मैरिज एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जहां पे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग लीड हो गई। उनके घर में कहीं एक फैमिली ट्रिप को लेके जाने की बात हो रही थी। अमित जो कि ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था कि जो डिसीजन लेंगे बड़े लेंगे, जैसे लेंगे, जहां बोलेंगे हम चुपचाप चले जाएंगे। बट नेहा एक अलग फैमिली से आई थी, तो नेहा ने वहां पे अपना एक आइडिया दिया, सबको एक सजेशन दिया कि ये नहीं, ये कर सकते हैं। एंड जब ये बात हुई तो किसी ने भी नेहा की बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि वो नई आई थी। तो कुछ लोग चुप कर गए, कुछ ने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, या किसी ने उसको आंख दिखा के चुप करा दिया। बट नेहा को ये चीज बहुत फील हुई, उसको ये लगा कि उसको रिगार्ड नहीं किया गया या उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और दूसरी साइड अमित जो उसका हस्बैंड था, वो इन सब चीजों को समझ तो रहा था, बट वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पला बड़ा था जहाँ पे जो बड़े करेंगे वही सही होगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो वो चाह के भी अपनी फैमिली के लिए या अपनी वाइफ के लिए वो अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पा रहा था। अब ये जो दोनों के बीच में गैप था, उसने दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। क्या कर दी? नेहा को लगा कि मेरे पति ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, बट उसने एम्फेथेटिकली ये कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि उसका पति ऐसा क्यों कर रहा है। एंड दूसरी तरफ से नेहा की साइड से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि ये तो आते ही घर के बड़ों के आगे बोल रही है या अपने फैसले थोप रही है। बट वहां पे अमित ने ये एम्फेथेटिकली अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो कैसी फैमिली से आई है, उसका ब्रॉटअप कैसा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ पे? स्टेन्स ऑन रिलेशनशिप। Repeated misunderstandings can lead to resentment, frustration, and distance between the partners. जब बार बार आप एक दूसरे के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो रही, अग्रीमेंट बिल्ड नहीं हो रहा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। आपके जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे के लिए धीरे धीरे खत्म होते होते खत्म होने लगते हैं। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। जब आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिजॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आप दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हो। बात करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, आप आइसोलेट होते हो या आप आइसोलेट फील करने लगते हो। आपको डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है आपकी रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से। एंड बहुत बारी ये होता है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि मैंने इस इंसान को चूज क्यों किया। 6 effective ways to increase the understanding। इस चीज में ना कोई भी एक मतलब सीक्रेट नहीं है कि जो एक मेल है और फीमेल है, दोनों बहुत अलग अलग तरीके से बने होते हैं। दोनों का माइंड मैपिंग अलग होता है, इंटेलेक्चुअल दोनों अलग होते हैं, फिजिकली दोनों अलग होते हैं, दोनों का देखने का नजरिया अलग होता है, दोनों के इमोशंस अलग अलग ड्राइव करते हैं। तो जब इतने दो अलग लोग एक साथ आते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको बहुत ही समझ के आगे बढ़ाना होता है। बट गलती क्या होती है कि हस्बैंड सोचता है कि वाइफ मेरे जैसा सोचनी चाहिए, वाइफ सोचती है हस्बैंड मेरे जैसा सोचना चाहिए। अब जब दोनों का माइंड मैप ही अलग है तो एक जैसा कैसे सोचेंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बट इस गैप को कहीं ना कहीं फिल आउट तो करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। आपको एक ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को इनिशिएट करना है। बात करिए इनिशियली, अगर आपका पार्टनर नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है तब भी थोड़ी बहुत बात करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए। प्रैक्टिस करो कि जब आपका पार्टनर बात कर रहा है, किसी भी टॉपिक पे कर रहा हो, किसी भी टॉपिक पे कर रहा हो, चाहे उसको कुछ कोई कॉमेडी शो देखना अच्छा लग रहा है,
तो भी उसके इंटरेस्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो, उसकी बातों को सुनो, समझो, उसकी फीलिंग्स को क्लैरिफाई करो। अजम्पशंस बहुत लोग बना लेते हैं, तो आप अगर कोई अजम्पशंस बना रहे हो ना, तो उसको अपने अंदर मत रखो। तो राइट टाइम देख के अपने पार्टनर से वो अजम्पशंस के बारे में बात करो, डिस्कस करो। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछो कि वो आपको आंसर करे। क्वेश्चंस इस तरीके से मत पूछो कि आप सीधा जाके उस पर ब्लेम कर लो, उसको एलिगेट कर। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीखो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वाइफ रो रही है, अच्छा इसका तो काम ही है रोना, ही तो सारा दिन रोती रहती है, इसका क्या है, छोड़ो इसको। ऐसे नहीं होना चाहिए। या अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है या वो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दो, भाई हाँ इनका तो काम ही है ऐसे चिल्लाने का, छोड़ो क्या करना है बात कर। ऐसे नहीं। अगर अगर कोई चिल्ला रहा है ना, तो उसके पीछे उसकी फीलिंग्स होती हैं। अगर कोई रो रहा है तो उसके पीछे भी उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो अपने अपने पार्टनर की फीलिंग्स को वैलिडेट करिए। सेट द बाउंड्रीज। आपको दोनों के बीच में एक राइट बाउंड्री सेट करनी है, जिससे कि आप एक दूसरे की चीजों को मिस इंटरप्रेट ना कर पाओ, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ना आए। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होती है, राइट। सो वो आपको आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली राइट बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव्स। अगेन, एम्फेथेटिकली आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है चीजों को लेके, ये आप समझ रहे हो, बट ये आप आपके पार्टनर को कैसे समझाओगे? अब आपको इधर से 6 दिखाई दे रहा है, उसको 9 दिखाई दे रहा है, आप कैसे बताओगे कि भाई ये 6 है? आप उसको अपनी तरफ लेके आओगे, राइट। अगर आपका पार्टनर अड़ा है कि नहीं ये 9 है, तो आप वहां चल के जाओ, उसके शूज में जाओ, उसके शूज से वहां खड़े होके देखो कि हाँ अब ये 9 दिखाई दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? अगर चीजें फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो देयर इज नो हार्म टू गो टू द एक्सपर्ट्स एंड टेक देयर एडवाइस एंड सॉल्व द थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज लाइफ कहने को बहुत बड़ी होती है, बट बहुत छोटी है जीने के लिए। इतना टाइम लड़ झगड़ के बिता देते हैं लोग कि फिर उसके बाद आधी उम्र, बाकी 4 साल लड़ने में निकाले, 8 साल ग्लजेस में निकल जाएंगे। एंड उसके बाद के 8 साल, 10 साल, 20 साल, जितनी भी लाइफ बची है वो अफसोस में निकल जाती है, काश तब ऐसा नहीं किया होता। सो वो काश वाला टाइम आने से पहले पहले आप चीजों को करेक्ट कर लो। इट्स इन योर हैंड, ट्रस्ट मी, इट्स इन योर हैंड। आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है चीजों को ठीक करना, ये आपके ही हाथ में है। Relationship is not holding hands while you understand each other. It's about having lots of misunderstandings and still not leaving each other's hand. It's all from my side. Hand over to Ranjit sir.